हेलो नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। जी, हम आज जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर देता हूँ। मैं स्वागत चित्रांग आप सभी के बीच में पुनः हाजिर हुआ हूँ करंट अफेयर्स को लेकर के। चलिए तो हम देखते हैं पहले करंट अफेयर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और जिनसे हमसे हमारे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक, चलिए तो पहले क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, पहले तो विषय वस्तु आज हम किन किन विषयों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा हिजाब के लिए सज़ा। हिजाब क्या होता है और उसके लिए क्या सज़ा है और क्या ये चर्चाओं में क्यों रहता है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं उनके बारे में। फिर दूसरा, गणतंत्र के लिए जो गणतंत्र दिवस है उसके लिए अतिथि का चयन, कौन है वो अतिथि और किस देश के हैं। ठीक है भाई, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A क्या कहती है और नागरिकता अधिनियम क्या है, इसके बारे में भी हम पूर्ण बात करेंगे। फिर भारत का नया खाद्य पशु किसे घोषित किया गया है और किस किस क्षेत्र का है, ये भी हम बात करेंगे। संसद के लिए विशेष सत्र का महत्व, ये विशेष सत्र क्या होता है और क्या है इसका महत्व, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आज हम चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए, आप सभी सबका स्वागत है। सबसे पहले हिजाब के लिए सजा चर्चा में क्यों है, क्योंकि ईरान की संसद ने एक सख्त हिजाब विधेयक पारित किया है। ईरान की संसद ने एक सख्त हिजाब पारित किया है जो हिजाब और शुद्धता की संस्कृति के लिए समर्थन विधेयक के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले याद रखना, ये पारित किसने किया है, तो ये क्या है आपकी ईरान की संसद ने। ठीक है ना, और एक सख्त हिजाब विधेयक को पारित किया है जिसे नाम दिया गया है हिजाब और शुद्धता की संस्कृति के लिए समर्थन। ठीक है, और ये विधेयक का नाम है। ठीक है ना, तो ये चर्चाओं में क्यों रहा था, हम इसकी भी और आगे बात करने वाले हैं। ठीक, प्रमुख बिंदु आप बात करो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद गणतंत्र के प्रारंभिक वर्षों से ही ईरान में महिलाओं के लिए सिर और गर्दन को ढकना अनिवार्य है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद क्या कर दिया गया था कि जो ईरान में महिलाएं रह रही हैं, ईरान के अंदर जो भी महिलाएं रहती हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए अपना सर और अपनी गर्दन है उसको ढकना अनिवार्य कर दिया, यानी उनके चेहरे पर और ये गर्दन ये वाला एरिया नहीं दिखना चाहिए। कब के बाद, 1979 के बाद। आगे बात करूं, अभी इसे संरक्षक परिषद गार्जियन काउंसलिंग से अंतिम रूप की मंजूरी की आवश्यकता होगी। अभी इसे 3 वर्ष की परीक्षण अवधि के आधार पर लागू किया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा 3 वर्षों के लिए। और इसे संरक्षक परिषद जो वहाँ की गार्जियन काउंसलिंग है उससे क्या लेनी पड़ेगी, अंतिम मंजूरी की आवश्यकता होगी। अब विधेयक क्या होता है, देखिए जब कोई मंत्री या संबंधित विधानसभा का व्यक्ति जब सदन के अंदर कोई प्रस्ताव भेजता है तो हम क्या कहते हैं, उसे अमूमन विधेयक के नाम से जानते हैं। देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है विधेयक का, नग्नता को बढ़ावा देने और हिजाब का मजाक उड़ाने वालों पर नकेल कसना। इनका मानना है कि जो नग्नता आज पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा परोसी जा रही है, ठीक है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति को अपनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये नग्नता परोसना जैसे आजकल आप देख सकते हो चलचित्रों के माध्यम से और एनिमल्स लोग बाग मतलब कितना कुछ करते थे सिर्फ चंद पैसों के लिए, पर ठीक है, नग्नता को बढ़ावा देने और हिजाब का जो मजाक उड़ाते हैं उन पर नकेल कसना। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर चुस्त कपड़े पहनना तथा हिजाब पहनने से मना है। सार्वजनिक स्थानों पर चुस्त कपड़े पहनना तथा हिजाब पहनने से मना करने वाली महिलाओं तथा उनका साथ देने वालों पर सजा का प्रावधान है। जो महिलाएं ये कहती हैं सार्वजनिक स्थान पर जाते वक्त टाइट कपड़े पहन के जाती हैं या दूसरा हिजाब नहीं पहन के जाती हैं, अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो देखिए आपका आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे यहाँ सभी को फ्रीडम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ना तो महिलाएं टाइट कपड़े पहन सकती हैं और ना ही क्या हिजाब पहनने से मना कर सकती हैं। अगर वो ऐसा करती हैं तो 5 से 10 वर्ष की उन्हें क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। भाई बात करूं और आप देख सकते हो 3651 से लेकर 7302 तक का डॉलर का जुर्माना हो सकता है। ठीक है,
और उन व्यवसाय मालिकों के लिए भी दंड का विस्तार करता है जो हैंड स्कार्फ नहीं बनाने वाली महिलाओं को सेवा देते हैं। यानी कि उनको भी क्या करेगा, ये प्रतिबंधित करेगा जो हैंड स्कार्फ नहीं पहनने वाली महिलाओं को सेवा देते हैं। जैसे व्यवसाय आजकल तुमने देखा होगा ट्रेंड है, सभी के अंदर आप जाओ, ठीक है, तो आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है, पर उनका क्या है कि उन महिलाओं के लिए जो स्कार्फ वगैरह नहीं पहनती हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाएगा। उन वाहनों के मालिकों पर भी जुर्माना लगाएगा जिसमें महिलाएं, चालक या यात्री ने हिजाब या उचित कपड़े नहीं पहने हैं। उन वाहनों पर भी लगाया जाएगा जिन पर अगर उसने किसी को बिठा रखा है सवारी के तौर पर और इसने हिजाब नहीं पहन रखा तो उस पर भी क्या होगी, कार्रवाई। इस विधेयक के खिलाफ लामबंद होने वाले लोगों को भी दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा कोई है जो उद्दंड करता है इस विधेयक को लेकर के या इसके विपरीत विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको भी क्या करेंगे, सजा का प्रावधान है। देख लेना। पृष्ठभूमि में हम बात करते हैं महसा अमीनी की। किसकी? महसा अमीनी, जो 22 वर्षीय को 13 सितंबर 2022 को नैतिकता पुलिस ने हिजाब कानूनों की अवहेलनाओं के कारण गिरफ्तार किया था। उसके बाद 16 सितंबर 2022 को पुलिस हिरासत में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कई महीनों तक ईरान में हिजाब विरोध प्रदर्शन हुए थे। कम से कम 500 लोग मारे गए और 22,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। ठीक है ना। एक महसा यामिनी थी जो 22 वर्षीय को 13 सितंबर 2022 को नैतिकता पुलिस ने हिजाब कानूनों की अवहेलना के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया था। 16 सितंबर को उनकी डेथ हो जाती है, उसके समर्थन में विरोध होता है और 500 से अधिक लोग भी मारे जाते हैं और 22,000 से अधिक लोग गिरफ्तार होते हैं। अब वैश्विक स्थिति की बात करें, जैसे सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में महिलाओं को अबाया के साथ पहनी जाने वाली एक ढीली ढाली पोशाक पहनना चाहिए जो एक महिलाओं के शरीर को सिर से पैर तक ढकती है, जहां उन्हें उन पुरुषों द्वारा देखा जा सकता है उनसे संबंधित नहीं है। ठीक है। तो सऊदी अरब के अंदर आप देखते होंगे तो पहले वो कपड़े पहनते हैं, कपड़े के ऊपर एक ड्रेस पहनी जाती है बिल्कुल ढीली ढाली जो उन्हें सर से लेकर के पैर तक ढकती है। ठीक है भाई। हम आगे बात करें यूरोपियन देश में, तो बैन या स्वैच्छिक, यानी कि इनके अंदर बैन भी है और स्वैच्छिक भी। अब भारत की स्थिति के सापेक्ष में बात करें कि भारत की स्थिति में क्या सापेक्ष है, तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको अनिवार्य रूप से बाध्यता दी जाती है कि आप ये पहने ही सही। ठीक है। लेकिन अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार उन्हें मौलिक अधिकारों के तहत प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम। नेक्स्ट इससे क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि पहनावा नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान में महिलाओं को निजी और सार्वजनिक स्थानों पर इस्लामिक पहनावा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ईरान में पहनावा नियम महिलाओं के समान पुरुषों पर भी लागू होता है। भारतीय संविधान सार्वजनिक संस्थाओं में धार्मिक प्रतीकों के उपयोग का निषेध करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, कोई भी नहीं और सभी 3। आपको एज ए कमेंट इसका आंसर देना है। ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का कि इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। ठीक है। बाद बाकी हम इनके सबकी चर्चा करके भी आए हैं तो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहने वाला क्वेश्चन। अब बात करें हम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का चयन। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है और चर्चाओं में क्यों है, इनकी बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यानी हम कह सकते हैं गणतंत्र दिवस पर जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन होने वाले हैं। ठीक। मुख्य अतिथियों का चयन देखें आप, जैसे मुख्य अतिथि के चयन की प्रक्रिया गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाती है और मुख्य अतिथि के चयन में कई कारकों की भूमिका होती है जिसमें ये शामिल है। यानी किसी भी आप देश के मुख्यमंत्री को अगर एज ए गेस्ट नॉमिनेट कर रहे हो या आमंत्रित कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से कारक है, जैसे तत्कालीन संबंध, उसके साथ में जो हमारे अभी वर्तमान के संबंध है वो बेहतर हों, रणनीतिक कारक, हमारे रणनीतिक कारक भी बेहतर हों, कूटनीतिक कारक, व्यावसायिक हित जो हमारा व्यापार वगैरह है उसके भी आदान प्रदान ठीक से हो, और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी अपने अहम योगदान निभाता हो। ये मुख्य कारक हैं जिनके आधार पर किसी भी देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके लिए क्या करते हैं हम एज ए चीफ गेस्ट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। तो याद रख लेना आप, तो जो बाइडेन अमेरिका के चीफ गेस्ट हैं इस बार गणतंत्र दिवस पर। बाकी बात करूं मैं, विदेश मंत्रालय को मुख्य अतिथि के नाम का चयन करने के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। विदेश मंत्रालय है उसने मुख्य अतिथि के नाम से पहले किसकी, राष्ट्रपति और आपके
प्रधानमंत्री की क्या वो आवश्यक मंजूरी है। इसके बाद संबंधित देश में भारतीय राजदूत संभावित मुख्य अतिथि की उपलब्धता से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है, और वहाँ पर जो भारतीय राजदूत हैं एम्बेसी के अंदर जो ये काम करेंगे कि वो जो एज ए चीफ गेस्ट आप जिसको नॉमिनेट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने किसी देश के व्यक्ति को आपने चीफ गेस्ट तो नॉमिनेट कर दिया लेकिन वो आने में ही असमर्थ हैं या उनके पास टाइम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पहले उनके यहाँ पर पुष्टि की जाएगी, आधिकारिक पुष्टि के बाद में ही उनका नाम आगे बढ़ाया जाता है। इसके पश्चात भारत आमंत्रित व्यक्ति के देश के बीच आधिकारिक संरचना होता है और विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रभाग और वार्ता और समझौते की दिशा में काम करते हैं। ठीक है, आगे बात करूं प्रोटोकॉल प्रमुख। ठीक है, अतिथि से संबंधित कार्यक्रम और लॉजिस्टिक के विवरण पर काम करता है, यानी कि आप कहाँ पर रोकोगे उनको, कैसे आएंगे वो, और वहाँ से आप उन्हें कैसे पिकअप करोगे, यहाँ पर रहने के इंतज़ाम क्या है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं, उन सभी के ऊपर काम करना प्रारंभ करेंगे। भारत सरकार के संबंधित विभागों और राज्यों की सरकारों के सहयोग से यात्रा के सभी पहलुओं जैसे सुरक्षा, रसद, चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरी किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि आपके बनते हैं। अब उससे क्वेश्चन से गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रक्रिया को विदेश मंत्रालय के द्वारा संपन्न किया जाता है। प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो को आमंत्रित किया गया था। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दो, ना तो एक ना दो, केवल एक, और एक और दो, दोनों। अब बात करते हैं हम सिटीजन्स एक्ट की धारा 6A क्या है, यानी कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A, और क्यों रही है ये चर्चाओं में। इसके कारण जैसे उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 में असम समझौते से संबंधित धारा 6A से संबंधित याचिकाओं पर 17 अक्टूबर से सुनवाई करने का फैसला किया है। आपकी जो नागरिकता अधिनियम है कब का है, 1955 का। ठीक है, असम का जो समझौता है संबंधित धारा है 6A से संबंधित, उन पर जो सुनवाई करने का काम है वो आपके 17 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा। अब असम समझौता क्या है, सबसे पहले तो हमें असम समझौता के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं बात करूं, राज्य में 6 वर्षों से चल रहे असम आंदोलन को समाप्त करने के लिए 15 अगस्त को 1985 को यह समझौता किया गया था। कब, 15 अगस्त 1985 को। और यह समझौता में राज्य में विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए संपन्न हुआ था कि राज्य के अंदर जो विदेशी निवास कर रहे हैं उनको आप पता लगाएं और उनको निर्वासित यानी यहाँ से जगह को खाली करवाएं। इसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम सरकार और भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, इसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A को जोड़ा गया था। किसके लिए, कि जो आपके अंदर विदेशी यहाँ पर निवास कर रहे हैं उनको आप यहाँ से निर्वासित करवाएं। इसके लिए आपने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ऑल असम स्टूडेंट यूनियंस और असम सरकार और भारत सरकार। धारा 6A क्या कहती है, और धारा 6A जोड़ी गई तो ये क्या प्रावधान बताती है। ठीक है, मैं बात करूं धारा 6A की, तो इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पहले असम में रह रहे विदेशियों को राज्य में सामान्य निवासी स्वीकार करते हुए उन्हें भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए हैं। धारा 6A के अनुसार क्या किया गया, आपके 1966 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी यहाँ पर रह रहा है तो उसे सामान्य भारतीय नागरिकों के सभी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। आगे 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में विदेशियों को अन्य बातों के अलावा 10 वर्षों तक मतदान से वंचित किया गया था। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से इनको 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जो असम में विदेशियों थे उनके अलावा क्या किया गया था, 10 वर्षों तक मतदान से वंचित किया गया था। अब याचिका के आधार की बात करते हैं। तो याचिका लगाई गई थी तो उसके आधार क्या थे, उसका आधार था भेदभावपूर्ण प्रकृति, अनुच्छेद 6 का उल्लंघन 19 जुलाई 1948 को, अवैध प्रवासियों को मान्यता दी गई, नागरिकता अधिनियम 2019। ठीक है, तो ये याचिका के कुछ आधार रखे गए थे। क्वेश्चंस की बात करें हम यहाँ से, तो असम समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 15 अगस्त 1985 से पूर्व भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को सामान्य नागरिकों का दर्जा दिया गया था। 2, इसके माध्यम से नागरिक अधिनियम 1955 में धारा 6A को जोड़ा गया था। यह समझौता गृह मंत्रालय और असम सरकार के मध्य संपन्न हुआ था। केवल 2 सही है, कोई भी नहीं है, केवल 1, सभी 3, और आपके जवाब कमेंट के अंदर है। ठीक, अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का नया खाद्य पशु। तो भारत का नया खाद्य पशु क्या है और किसको नॉमिनेट किया गया है, तो मैं बात करूं और ये करता कौन है। तो सबसे पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कौन,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ये नॉमिनेट किया जाता है। ठीक, बिल्कुल। FSSAI ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो याद रखना FSSAI ने किसको दी है? मिथुन को। और पूर्वोत्तर राज्य का ये पशु है, देख सकते हो आप, ये आकृति में आपको दिखाई दे रहा होगा मिथुन। ये चक्रवर्ती नहीं है, ठीक है। ये खाद्य पशु का क्या रहने वाला है हमारा, हाँ, नया खाद्य पशु बनने वाला है। प्रमुख बिंदु, इस अवसर पर राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने 1 सितंबर को पहला राष्ट्रीय मिथुन दिवस मनाया था। 1 सितंबर को पहला राष्ट्रीय मिथुन दिवस मनाया जाता है। इसके मांस को एक ब्रांड नाम यानी BC दिया गया था। हिमालयन याक को भी वर्ष 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी थी। हिमालयन याक था उसे 2022 के अंदर, और अभी वर्तमान में किसको दी जा रही है? तो वो आपके किसको दी जा रही है? मिथुन को। अब मिथुन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे इसका बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो बॉस फ्रंटिलिस, इसे पहाड़ों का मवेशी भी कहा जाता है। ये अर्ध पालतू जानवर है, यानी आधा पालतू जानवर है, और ये पूर्वोत्तर भारत, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार का स्थायी निवासी है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दोनों का राजकीय पशु भी है। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु है। ये आपके पहाड़ों का मवेशी के नाम से जाना जाता है। बॉस फ्रंटिलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। एक वयस्क मिथुन का वजन 400 से 650 किलोग्राम के बीच होता है, यानी 4 कुंटल से 6.5 कुंटल तक होता है। ठीक है ना, इतने भारी भरकम होते हैं ये मिथुन। आगे, इन्हें 4-5 साल की उम्र में या 2 लाख रुपए या उससे अधिक में बेचा जा सकता है। जब इनकी 4-5 साल की उम्र होती है तो क्या कर सकते हैं? इन्हें 2 लाख से अधिक के दाम पर भी बेच सकते हो। इनका वध पारंपरिक रूप से विशेष अवसरों के लिए आरक्षित था। ये जानवर वर्षों से क्षेत्र के कई समुदायों के लिए सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य भी रखता है। आगे बात करें, 2019 तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में लगभग 3.9 लाख मिथुन है। ठीक है, 2019 तक आपका अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, उसके अंदर कितनी संख्या आंकी गई थी? 3.9 लाख। आगे बात करूं लाभ की, तो मांस उत्पादन को बढ़ावा देता है। अभी देखा था हमने, इनमें काफ़ी वजन होता है, और BC इनके मांस को एक ब्रांड का नाम दिया गया था। मांस की बिक्री और प्रसंस्करण के व्यवसायिक का लाभ, मिथुन उत्पादों यानी पैक ड्राई मीट, अचार, सूप, बिरयानी का निर्यात, इससे प्रजाति संरक्षण मिलेगा। पशुधन प्रथाओं का विस्तार होगा। चमड़े के बैग, जूते और वस्त्र निर्माण किए जाएंगे। ठीक है, पोषण, आजीविका और वित्तीय सुरक्षा से का फायदा भी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इनके क्वेश्चंस को लेकर के बात करें। मिथुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नागालैंड के राजकीय पशु के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये भारत का एक खाद्य पशु है। इसके महत्व और जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह का पहला दिन राष्ट्रीय मिथुन दिवस के रूप में मनाया गया था। याद रखना, अक्टूबर माह का पहला दिन। सही पूछा है? केवल 2, कोई भी नहीं, केवल 1, सभी 3। कमेंट। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट संसद के विशेष सत्र का महत्व है। अब क्या है संसद और क्यों है चर्चा के अंदर? केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 5 दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र का आयोजन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये संसद भवन है हमारी। प्रमुख बिंदु, ठीक है, तो भारत की संसद बैठकों का कोई भी निश्चित कैलेंडर नहीं है। वर्ष 1955 में लोकसभा समिति ने संसदीय सत्रों के लिए एक समय सारणी प्रस्तावित की थी। ठीक है, और बजट सत्र जब पेश किया जाता है 1 फरवरी से 7 मई, मानसून सत्र 15 जुलाई से 15 सितंबर, शीतकालीन 5 नवंबर से दीपावली के चौथे दिन यानी कि 22 दिसंबर तक संसद का विशेष सत्र। इससे पूर्व वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर GST के लिए इसका आयोजन किया गया था। संसद का विशेष सत्र का जो प्रयोग किया गया था वो 2017 में जो GST है उसको लेकर के किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। आगे, विशेष सत्र शब्द का संविधान या संसद के दोनों सदनों की नियम पुस्तिकाओं में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। ये याद रखना है कि इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। ऐसा सत्र कैसे और कब बुलाया जा सकता है, इस पर कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है। दोनों संसदीय सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं है। ठीक है ना, दोनों संसदीय सत्रों के बीच में कितने का, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आगे बात करूं मैं अनुच्छेद 352।
जो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, सदन की विशेष बैठक की चर्चा की गई है। जैसे खंड 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कैसे कि आपातकाल के विरुद्ध सुरक्षा का उपाय। यदि केंद्र सरकार किसी विषय पर तत्काल संसद की बैठक का अनुभव करे तो विशेष सत्र का अनुभव किया जा सकता है या विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं, ठीक। और संसद का विशेष सत्र संसद के सदस्यों को भेजे गए निमंत्रण पत्र, नोटिस में बताए गए कार्य को निपटाने के लिए आयोजित किया जाता है। किस लिए किया जाता है? अगर निमंत्रण पत्र है और उस नोटिस में बताए गए कार्य हैं, उनको निपटाने के लिए आयोजित किया जाता है विशेष सत्र का। तो याद कर रखना है, आर्टिकल 352 आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। और ये जो खंड जोड़ा गया था विशेष सत्र का, वो 1978 के अंदर 44वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से। और आज का संभावित प्रश्न, संसद के विशेष सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुसार विशेष एवं आवश्यक कार्यों के लिए इसका आयोजन किया जाता है, ठीक। इसका आयोजन दोनों सदनों में पृथक रूप से किया जा सकता है। तो कौन से सही हैं? केवल दो, ना तो एक ना दो, केवल एक और दो दोनों। तो आप सभी के सभी इसका जवाब कमेंट्स के अंदर दें, ठीक है। तो आज के लिए हमारे जो चर्चा के बिंदु थे वो यही है। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।